हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना पिछले वाला जो वीडियो रहा था उसके अंदर अपने बात की थी जो कैपेसिटर होता है वो डीसी प्रकार या किस प्रकार करता है उसके बारे में, यानी सिंपल भाषा में अपने ये बात की थी कैपेसिटी जो सामान्यतः कार्य प्रणाली होती है वो किस प्रकार होती है उसके बारे में। और इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे कैपेसिटी जो धारिता होती है उसको अपने किस प्रकार निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में। तो आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो पर। कैपेसिटर जो होता है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई दो चालक प्लेटें जिनको मैं किसके माध्यम से अलग कर दूं, अचालक के माध्यम से, और उसके अंदर क्या हो आवेश ग्रहण करने की क्षमता यानी पावर हो उसके अंदर कि वो क्या कर सके, आवेश ग्रहण कर सके और उसको एकत्रित रख सके उसको। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मेरे पास कैपेसिटर कहलाता है। और कैपेसिटी के बारे में अपन ने बिल्कुल और कोई भी बात ऐसी पता नहीं कि कैपेसिटी कोई भाई काम क्या करता है क्या काम नहीं करता, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। अपन वो भी बात इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। ठीक है, और आप साथ में नोट्स बनाते रहना। यहाँ से मान लीजिए मैं क्या देता हूँ, एसी सप्लाई। ठीक है, ये मैंने दे दिया एसी सप्लाई। अब इसको एक बार मैं छोड़ता हूँ। अब पहले मैं धारिता की बात कर लेता हूँ। जो अपने पास जो कैपेसिटर होता है वो जितना भी आवेश ग्रहण करेगा वो किस किस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे चालक प्लेटें हैं, इन प्लेटों पे डिपेंड करेगा, बीच में अचालक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उनके बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो मैं इसको किस प्रकार निकाल सकता हूँ। देखिए इसे जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये होता है ई, ये होता है सिग्मा और ये होता है एप्सिलॉन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, एप्सिलॉन, सिग्मा और ई। तो इन चीज़ों अंतर याद रखें। एप्सिलॉन ए बटे डी। ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या रहता है, जो इसकी धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है मेरे पास, सी बराबर एप्सिलॉन ए बटे डी। अभी किस प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे, अपने इसमें बात नहीं है। पहले ये देख लीजिए आप फॉर्मूले के बारे में। एप्सिलॉन क्या होता है, यहाँ पे ये सिर्फ इन एप्सिलॉन नोट ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन और होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये एप्सिलॉन नोट हो गया, ये एप्सिलॉन माध्यम यानी इसको बोलते हैं आर। आर लगाते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार अपन ने म्यू नोट म्यू आर, म्यू नोट म्यू आर, उसी प्रकार एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, इसके ऊपर ये जो इसकी धारिता होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या एरिया क्षेत्रफल डिवाइड बाई डी। और यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, वो क्या होती है, इन प्लेटों की संख्या। ये प्लेटें जितनी होती हैं उससे एक कम आती है। क्या आती है, उससे एक कम। अब क्यों आती है कम, मान लीजिए मेरे पास ये तीन प्लेटें, कोई सेल बना रहे हैं अपन, कोई बैटरी बना रहे हैं, तो तीन प्लेटें, इन प्लेटों को कितने सेल मानेंगे अपन, दो। कैसे, एक तो इन दोनों से मिलके बन गया, एक इन दोनों से मिलके बन गया। अगर मेरे पास चार प्लेटें होती तो अपन कितने सेल बनते हैं यहाँ पे, एक तो इनका बन गया, एक इनका बन गया, एक इनका बन गया। अगर यहाँ पे पांच प्लेटें होती तो एक इनका, दो तीन चार, सेल कितने बने, चार बने। प्लेटें कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, प्लेटें पाँच है, सेल बने एक। यानी कि अगर मेरे पास प्लेटों की संख्या बढ़ती है तो उससे एक कम लिया जाता है, कौन, कैपेसिटर। जितनी प्लेटों की संख्या बढ़ेगी उतनी मान का कैपेसिटर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास पांच प्लेटें थी, मैं इसका क्या बना रहा हूँ, कैपेसिटर बना रहा हूँ पूरे का क्या बना रहा हूँ, कैपेसिटर एक। तो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला। टोटल कैपेसिटर कितने बन गए, चार बन गए। तो यहाँ पे और समानुपाती किसके रह जाता है, n-1, यानी कि प्लेटों की संख्या से एक कम, एक दो तीन चार पाँच, उनसे एक कम कितने बनेंगे, कैपेसिटर चार। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, n-1 लिख दिया। तो इसकी जो धारिता होती है वो क्या हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए n-1 डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब जो अपने पास एप्सिलॉन नोट है इसका मतलब ये होता है जो अपने पास वायु अथवा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। वहाँ पे क्या थी अपने पास, चुंबकशीलता, इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, ये होती निर्वात की अथवा वायु की। निर्वात अथवा वायु एक ही बात है। ठीक है, वायु का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये नहीं, वायु ये नहीं होती, ऐसी कोई जगह नहीं है वहाँ पे वायु नहीं होती। ठीक है, निर्वात का मतलब ये हो गया उसके अंदर से जितनी गैसें होती हैं वो गैसें अगर अलग कर दी जाए, मतलब निकाल दी जाए गैसें, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी गैसें,
तो वहाँ पे जो भी एरिया बचेगा उसके अंदर जो भी होगा उसी को क्या बोलते हैं, हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, वायु तो वहाँ पे होनी होनी है, सीधी सी बात है। तो ये हो गई निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ये क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि इसके बीच में जो अपन अचालक यूज कर रहे हैं, इसके बीच में जो भी अपन अचालक यूज करेंगे, जो अचालक है उसकी विद्युतशीलता क्या है। ठीक है, उसकी विद्युतशीलता एरिया किसका, इन प्लेटों का एरिया, इन प्लेटों का एरिया। ठीक है, और ये n प्लेटों की संख्या -1/d, मतलब इन प्लेटों के बीच की दूरी, ये प्लेटें कितनी दूर पर हैं उनके ऊपर डिपेंड कौन करती है, इसकी धारिता करती है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले आगे थोड़ा हल कर देता हूँ मैं आपको, और इसके बारे में ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर बहुत चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं, और आपको प्लेलिस्ट में करंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, करंट के नाम से। ठीक है, विद्युत धारा, उसके अंदर आपको इनके बारे में पूरी बातें वहाँ पे मैंने बता चुका हूँ, और उनको देख लेना आप। देखिए एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है, जिस प्रकार आपने म्यू नोट का मान जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 4π × 10⁷ हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, ये मान पढ़ा था। ठीक है, उसका मान फिक्स था, वो चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये मान फिक्स था। उसी प्रकार यहाँ पे भी इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻12 फेराड प्रति मीटर। ये फेराड है, बड़ा एफ, कैपिटल एफ। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻12 फेराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है इसका मान फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपन माध्यम यूज करें, यहाँ पे अगर सिरेमिक ले लिया तो उसका मान अलग हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और ले लिया उसका मान अलग हो जाएगा। प्रत्येक पदार्थ के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, इसका मान मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, इसलिए एरिया जो होता है वो एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, प्लेटों का एरिया निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हो, और ये पूरा बता दिया। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार बन जाएगा, इसकी जगह इसका मान लिख दूँ मैं, 8.854 × 10⁻12 फेराड प्रति मीटर। -12 कहाँ पे ले जाऊँ मैं, नीचे ले जाता हूँ। कहाँ पे ले जाता हूँ, नीचे, तो प्लस में चला जाएगा 10⁻12, और नीचे क्या है, डी है पहले सी, इंटू ऊपर क्या बच गया, एप्सिलॉन आर AN-1, और इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, फेराड में। किस में आएगा, फेराड में। ठीक है, ठीक है, इसका मान किस में आ जाएगा, फेराड में आपका आ जाएगा। ये चीज़ें थी आपके इस कैपेसिटी के बारे में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कैपेसिटी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कैपेसिटी होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, अगर प्लेटों का एरिया बढ़ता है तो कैपेसिटी की धारिता बढ़ जाती है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप इसके दोनों बीच में संबंध क्या है, विलोमानुपात का। अगर प्लेटों पे अगर मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ा दूँ तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था। तो उनके बारे में जो आपका पिछले वाला जो वीडियो रहा था उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, कि अगर मैं मान लीजिए Q का मान बढ़ाता हूँ तो उसकी विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका मान दुगुना कर दिया तो विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूँ कि वोल्टेज का मान, विभव का मान मैंने दुगुना कर दिया तो आवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने पूछे थे, दोनों का जो आंसर है वो क्या रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, इसके बारे में करेंगे अपने अगले वाले वीडियो में बात। ठीक है, तो आप चेक करना कि आपने जो उत्तर दिया है वो क्या रियलिटी में सही दिया है। अगर सही नहीं दिया है तो आपको सर्च करना एक बार, उसमें गलती क्या रहेगी, आपने किस प्रकार उसको हल किया है उसके बारे में। ठीक है, और आप जहाँ से पता कर सकते हैं पता करके मुझे बताना, और उसके बाद में अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी बातें बताऊँगा, किस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके बारे में। ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोनों के दोनों, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, और इसके बारे में आप इसको उतार सकते हो, इसको याद कर सकते हो, और रटना इसको है नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मूला। अब जो बात करते हैं कैपेसिटर एसी पे किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा दिक्कत सभी की क्या आती है कि कोई भी कैपेसिटर अगर आपके पास है तो वो एसी पे किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है कि बीच में तो अचालक है और एसी धारा प्रवाहित नहीं होती उसके अंदर से, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एसी पे कार्य प्रणाली बता देता हूँ, आप ध्यान से देखना इसको,
और समझने का प्रयास करना। अगर आपके पास कोई फालतू क्वेश्चन हो वो भी मुझे बताना। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई कैपेसिटर, ठीक है, और इधर मैं क्या बना लेता हूँ, साइकिल। ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटर आधे साइकिल में चार्ज होता है, आधे साइकिल में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, इस प्रकार बोलते हैं। तो वो भी अपने इधर देख लेंगे साथ साथ में, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या लगा दिया, लोड, ये मैंने लगा दिया लोड। अब लोड को सप्लाई दे रहे हैं और समानांतर में क्या जुड़ा है, कैपेसिटर। पहले मान लीजिए यहाँ पे क्या बना है प्लस, यहाँ पे क्या बना है माइनस, तो ये प्लस जाएगा कि इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। शुरुआत में दोनों प्लेटें क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इधर से नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया और नेगेटिव इधर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब आपके पास साइकिल इस प्रकार चली थी तो 90 डिग्री तक पहुंची, तो आपके पास यहाँ से करंट का मान ज़्यादा बढ़ा और यहाँ पे जो आपके पास आवेश है वो यहाँ पे एकत्रित हो गया, इसके पास भी चला गया, ठीक है। अब आपकी साइकिल क्या हो रही, घट रही है, इधर क्या हो रही, घट रही है। इस प्रकार घटने लगेगी तो यहाँ से जो करंट का मान है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। परंतु मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास करंट इन दोनों का विभव बराबर हो जाए, इन दोनों का विभव बराबर हो जाए, तब करंट का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है एक बार डीसी के ऊपर। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक बार अगर बराबर हो गया तो करंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री पे पहुंचा तो इसका विभव और इसका विभव एक बार बराबर हो गया होगा, तो उसमें करंट का मान क्या हो गया होगा, शून्य। अब घट रहा है, इसका मतलब है इसका विभव क्या हो गया, कम, और इसका विभव क्या रह गया, ज़्यादा। ज़्यादा विभव की तरफ से जो निम्न विभव है उसकी तरफ क्या बहने लग जाती है, करंट। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, उच्च विभव, ठीक है, और ये क्या मेरे पास क्या है, निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या बहती है, करंट बहती है। तो ये मेरे पास चार्ज हो चुका था, ये मेरे पास इसमें यहाँ पे करंट का मान क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो इसका विभव क्या होने लग गया, यहाँ पे कम, और इसका विभव क्या रह गया, ज़्यादा। तो सीधी सी बात है, करंट विपरीत बहने लग जाएगी, करंट क्या बहने लग जाएगी, विपरीत, ठीक है। तो साइकिल में गिरावट आने लगी जैसे जैसे, तो करंट विपरीत बहने लगी, तो यहाँ पे करंट इस प्रकार बहने लग जाएगी और आप ये जो आवेश था वो इसको भी देगा और इधर भी इसको सप्लाई देने लग जाएगा धीरे धीरे। जब आपके पास यहाँ पे यानी कि इसकी जो वोल्टेज है या इसकी जो करंट है यहाँ पे शून्य पे पहुँचेगी, तो आपके पास ये कैपेसिटर पूरी जितना इसके अंदर आवेश था वो सारा का सारा क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। यानी सारा का सारा आवेश किसको दे देगा, लोड को भी दे देगा, इसको भी दे देगा, और आप खुद क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके यहाँ पे ऋणात्मक रूप से बढ़ने लगा तो वापस ये कैपेसिटर क्या होने लग गया, चार्ज होने लग गया। यानी कि यहाँ पे क्या होने लग गया, ये माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस। तो यहाँ पे ये जो आपका कैपेसिटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस प्लस प्लस, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस से माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, तो चार्ज होने लग गया धीरे धीरे, और साइकिल 270 डिग्री तक पहुँची, तब ये आपका क्या हो गया, फुल चार्ज। तो दोनों का विभव क्या हो गया, वापस बराबर। समझ में आ गया, दोनों का विभव क्या हो गया, वापस बराबर। और जब यहाँ पे वापस साइकिल आपकी घटने लगेगी इस प्रकार धीरे धीरे, तो आपका जो ये कैपेसिटर जो था वो चार्ज हो रखा था पहले, और इसकी जो साइकिल घट रही तो इसका विभव क्या होने लग गया, वापस कम होने लग गया, और इसका विभव क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पे ज़्यादा। तो ज़्यादा विभव से निम्न विभव की तरफ क्या बनने लग जाती है, करंट। तो ये वापस करंट देने इसको लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे करंट देता रहेगा, और यहाँ पे जब साइकिल आपकी पहुँचेगी यहाँ पे पूरी करंट ये उसको वापस दे देगा। तो आपका ये कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वापस से डिस्चार्ज, फिर वापस क्या होगा, चार्ज। इसी प्रकार इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि एसी के ऊपर आपका कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज बार बार होता रहता है। डीसी पर ऐसा नहीं होता, डीसी पे क्या नहीं चलती, साइकिल नहीं चलती। तो एसी पे आपकी साइकिल बार बार चेंज होती है, तो एसी के ऊपर बार बार आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। इस प्रकार जब चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो आपका आवेश भी क्या होगा, एक बार इधर प्रवाहित होगा, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा। इस प्रकार यानी आवेश भी क्या होता रहेगा, प्रवाहित होता रहेगा, कभी इधर होगा तो कभी उधर होगा। बात तो एक ही है ना, आवेश तो प्रवाहित हो रहा है। जब आवेश प्रवाहित होता है तो करंट आपकी बहती रहती है, करंट आपकी रुकती नहीं है, ब्लॉक नहीं होती। तो एसी के ऊपर आपका कैपेसिटर एसी को ब्लॉक नहीं करता, एसी पे कैपेसिटर आपका बिल्कुल सही ढंग से कार्य करेगा, और डीसी पर इसलिए ब्लॉक कर देता है। तो आपके यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, एसी पे कैपेसिटर किस प्रकार कार्य करता है और डीसी पे आपका कैपेसिटर क्यों कार्य नहीं करता। तो ये चीज़ की कार्य प्रणाली और मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है,
अगर आपको ये कार्यप्रणाली समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उससे पहले एक बार वीडियो आप दोबारा देख लेना, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ जाएगा 99%। फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार मैं आपको इसी कैपेसिटी को दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, और मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।